जय हिंद साथियों, फिर से आप लोगों का स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा जिनका ग्रेजुएशन 2022 से लेकर 2026 में कंप्लीट होगा। ठीक है, यह जो पेपर है वो MG1 पेपर है। जिनका भी पॉलिटिकल साइंस होगा उनके लिए यह क्लास बहुत से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और आज का क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। आई होप यह क्लास का आंसर आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। देख लीजिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन सेमेस्टर में आता है तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन टॉपिक से स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे कि आपको पॉइंट में मार्क्स मिलेगा। ठीक है, देखिए इजी वे में कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। ठीक है, मतलब भारत का जो संविधान है सर्वोच्च नियम है, विधान है। ठीक है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, मतलब बन गया। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, मतलब 49 में बना और 50 में लागू हो गया। और यह दिन मतलब 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया, मतलब 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित कर दिया गया। आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को गणतंत्र संविधान दिवस, ठीक है, और 26 जनवरी को वो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान यानी वस्तुकार या निर्माता या जनक कहा जाता है। मतलब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनको संविधान सभा का फादर यानी जनक कहा जाता है। ठीक है, भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। मतलब 1935 में सबसे ज़्यादा धाराएं ली गई थी, अनुच्छेद लिया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान, मतलब भारत का जो संविधान है सब देश से ज़्यादा लिखित बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। मतलब 12 अनुसूचियां और 25 भागों में विभाजित है। ठीक है, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में जब ये निर्माण हुआ था उस समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग में विभाजित थे। इसमें केवल 8 अनुसूचियां उस समय बनी थी और उस समय संविधान निर्माण पर 6 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। तो इस टाइप से आप लोग इजी वे में आप लोग इसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, लोगों को क्वेश्चन का मेन क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है। जो क्वेश्चन था भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब आप लोगों को भारतीय संविधान की विशेषताएं भी इजी तरीका से हम आप लोगों को बताते हैं, आप लोग देख लीजिए। देखिए, जो पहला पॉइंट बनेगा आप लोग पॉइंट को ही याद कीजिएगा। ठीक है, आपको लास्ट में हम बताएंगे कि भारतीय संविधान की विशेषता को किस टाइप से आप लोगों को इजी वे में याद करना है। ठीक है, पहले हम आप लोगों को समझा देते हैं। ठीक है, देखिए, लोकप्रिय संप्रभुत्व पर आधारित संविधान, ये पॉइंट है, मतलब लोकप्रिय संप्रभुत्व पर आधारित संविधान। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहता है कि भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता संप्रभु पर आधारित संविधान है, अर्थात यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है। इस संविधान में अंतिम शक्ति जनता को दी जाती है। यानी लोकप्रिय संविधान का मतलब होता है, मतलब लोगों का संविधान होना चाहिए, लोगों के द्वारा ही बनाया गया और लोगों का ही अंतिम शक्ति इसमें दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें बनता है विशाल और लिखित संविधान। भारत का जो लिखित और विशाल संविधान है इसको समझिए में कि भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। मतलब जो भारतीय संविधान का दूसरा पॉइंट बनता है विशाल और लिखित संविधान, जो भारत का विशाल और लिखित संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है, मतलब सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा संविधान है। और इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग है। वर्तमान समय में वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। ठीक है, इस संविधान में मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संघ, राज्य, संघ और राज्य के बीच संबंध, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग और लोक सेवा आयोग की
व्यापक चर्चा की गई। मतलब इतना जो पॉइंट दिया गया इसके बारे में, इसका कार्य, इसका मतलब इसको गठन कैसे किया जाए, इसका निर्वाचन कैसे किया जाएगा, जितना जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ का, मतलब सबका निर्वाचन कैसे किया जाएगा, कैसे गठन करेंगे, कैसे कार्य करेंगे, कैसे देश चलेगा, ये सब हमारे संविधान में व्यापक रूप से चर्चा किया गया है। ठीक है, ये हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट बनता है हम लोगों को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए इसको समझिए। संविधान के प्रस्तावना में राष्ट्र है कि भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अर्थात भारत पर आंतरिक और बाहरी दृष्टिकोण से किसी बाहरी शक्ति को हस्तक्षेप नहीं है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि संपूर्ण प्रभुत्व, मतलब हमारे राष्ट्र की ही संविधान में कहा गया है कि अब हमको आंतरिक या बाहरी दृष्टिकोण से किसी भी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप इसमें नहीं होगा। मतलब बाहरी शक्ति मतलब दूसरा देश का, ठीक है, या इस पर किसी बाहरी देश का कोई अधिकार नहीं होगा, इस पर कोई बाहरी देश का अधिकार नहीं होगा। और इसका मतलब होता है कि भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, अर्थात भारत में राज्य वाला सत्ता जनता में निहित है और जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। मतलब जनता ही अपना अधिकार को, यानी जनता ही अपना अधिकार या प्रतिनिधि या प्रतिनेता यानी नेता को चुन सकता है, इसका कहने के मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता प्रस्तावना है जो भारतीय संविधान का लक्ष्य और उद्देश्य को निर्धारित करता है। ठीक है, उद्देश्य और निर्धारित करता है, और प्रारंभ में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं माना जाता। यानी कि इसका मतलब हो गया जब हमारा संविधान बना था उस समय संविधान की प्रस्तावना को ऐड नहीं किया गया था। कब ऐड किया है? 1976 में, याद रखिए। ठीक है, इसमें परिवर्तन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आगे चलकर यह कहा गया कि जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, यानी संशोधन किया जा सकता है। अर्थात प्रस्तावना भारतीय संविधान को आयन मतलब दर्पण है, आईना है यानी दर्पण है। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान को जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का दर्पण मतलब आईना की तरह हम लोगों को दिखाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है विशेषता का, वह है समाजवादी व्यवस्था। ठीक है, इसका मतलब होता है कि भारतीय संविधान की एक बड़ी विशेषता समाजवादी तत्व है जो प्रारंभ से ही सम्मिलित है। ठीक है, वो प्रारंभ से सम्मिलित है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी तत्व को और अधिक महत्व दिया गया। मतलब जब समाजवादी व्यवस्था जो था जब हमारा संविधान बना था तब से ही हमारा संविधान में है। ठीक है, लेकिन जब इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी तत्व और अधिक महत्व को दिया गया था। ठीक है, और देखिए समाजवाद का मूल्य अभिप्राय आर्थिक शोषण को समाप्त करना। भारतीय समाजवाद भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है, अर्थात भारत को विभिन्न वर्गों के असमानताओं को समाप्त करना है। इसी के लिए संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। आर्थिक विषमता को दूर कर सभी को समान अवसर प्रदान करना ही समाजवाद है। मतलब सभी को समान अधिकार मिलेगा मौलिक अधिकार के अनुसार, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। इजी वर्ड में आप लोगों को याद रखना है, इससे आप लोग आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है संसदीय सरकार। हमारा संविधान का मुख्य विशेषता है संसदीय सरकार। ठीक है, यानी भारतीय संविधान में संसद को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि भारत में संसदीय व्यवस्था के तहत कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कठोर और लचीलेपन का प्रमाण। ठीक है, इसमें क्या कहता है? हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक है, जैसे देखिए संविधान में एक बड़ी विशेषता कठोर और लचीलेपन का समन्वय है। मतलब कभी कठोर होगा कभी लचीला होगा, मतलब कभी कमजोर होगा कभी मजबूत होगा। ठीक है, संविधान में संशोधन प्रणाली के आधार पर इसे कठोर और लचीला बताया गया है। कठोर संविधान वह होता है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है, मतलब जिसमें संविधान प्रक्रिया एकदम जटिल होगा। ठीक है, उसी को बोलेंगे कठोर। ठीक है, लचीला संविधान होता है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है। भारतीय संविधान में ये दोनों तत्व क्या कहते पाए जाते हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित
किया गया, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत को घोषित कर दिया कब, 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है। इसका अर्थ है कि मतलब धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होना चाहिए। राज्य की दृष्टि में जितना भी, राज्य कहने का मतलब पॉलिटिकल साइंस में देश होता है, ठीक है। तो सभी धर्म सम्मान होगा, मतलब देश में सभी धर्म सम्मान होगा और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच कोई मतभेद नहीं की जाएगी। जितना भी धर्मावलंबी होंगे किसी के साथ मतभेद नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट बनता है भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक लक्षण। संघ का लक्षण और एकात्मक भी लक्षण कभी कभी दिखता है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक या एकात्मक है। इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है, मतलब इसमें विद्वान लोग मतभेद किए हैं, ठीक है। इसलिए भारतीय संविधान ना तो एकात्मक है ना ही संघात्मक है, बल्कि इसमें दोनों तत्व सम्मिलित है, इसलिए इसे अधसंघीय भी कहा जाता है। मतलब भारत के संविधान को अधसंघीय कहा जाता है, ठीक है। तो संघात्मक लक्षण और एकात्मक लक्षण को भी डिफाइन कर दीजिए ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिले। जैसे देखिए, संघात्मक संविधान का लक्षण हमारा है लिखित संविधान, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता, संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ठीक है। और उस तरह चौथा होता है स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये हमारा संघ का संघात्मक लक्षण है। अब एकात्मक लक्षण देख लीजिए, जैसे कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, तो ये एकात्मक हो गया। आपातकाल में समय संसद को विधि निर्माण की शक्ति, नए राज्य का गठन संबंधित संसद की शक्ति, ये सब है संघात्मक। अब देखिए, एक और पॉइंट बच जाता है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार जो है भारतीय संविधान का लास्ट पॉइंट है। देखिए, भारतीय संविधान संसदीय शासन की व्यवस्था करता है और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत सरकार की गठन जनता द्वारा की जाती है। किसके द्वारा किया जाता है? जनता द्वारा। और वह प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन सत्ता चलाई जाती है। इन प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। मतलब जितना भी प्रतिनिधि होता है देश में, सबको किसके वयस्क जितना वोट देंगे उसी के अनुसार चुना जाता है, ठीक है, वोट के अनुसार, ठीक है, चुना जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना, ठीक है, की जाती है, ठीक है। और जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, मतलब इन प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा जाएगा, जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। इसके अलावा उपरोक्त के अलावा एकल नागरिकता, मूल अधिकार यदि ये भारतीय संविधान की भी प्रमुख विशेषता है। इसके बाद आप लोगों को भारतीय संविधान की जो विशेषता है यहाँ पर एंडिंग हो जाती है, यहीं इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग एक लास्ट टॉपिक लिखिएगा, वो टॉपिक है आपको हम बताते आगे। देखिए, लास्ट में आप लोगों को लिखना निष्कर्ष, इसको कहते हैं कंक्लूजन, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है। देखिए, अंत में यह पता चलता है कि भारत का संविधान विश्व के किसी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है और यह अच्छा संविधान है। और इस प्रकार से संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। इसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग एंडिंग कर दीजिए, आपको 100% इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम आप लोगों को थोड़ा सा बता दें कि आप लोगों को किस तरह से याद करना है, आप लोगों को थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, आप लोग परिचय पहले पढ़ लीजिएगा। परिचय पढ़ने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि भारतीय संविधान की विशेषता जो याद करने के टिक है, आपको ये लोकप्रिय संभुत्व पर आधारित मेरे बातों को जो हम बताएं उसको याद कर लीजिए और ये पॉइंट को केवल एग्जाम में याद करके जाइएगा। उसके बाद खुद से खुद आप लोगों को लिखाएगा इस तरह। उसके बाद सेकंड पॉइंट याद कर लीजिए, विशाल और लिखित संविधान। थर्ड पॉइंट याद करिए, संभुत्व प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक। ज़्यादा याद नहीं करना, बस मेरे बातों को समझना है जो हम पढ़ा दिए और ये पॉइंट को याद करके एग्जाम में जाना है, ठीक है। आपको एग्जाम अच्छे से लिखाएगा। उसका देखिए, संविधान की प्रस्तावना, फिर उसके बाद समाजवादी व्यवस्था, इसको याद कर लीजिए। फिर संसदीय सरकार, ये पॉइंट को याद कर लीजिए, खुद से लिखाएगा। फिर कठोर और लचीलेपन का प्रमाण, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान के संघात्मक और एकात्मक लक्षण, ये सब याद कर लीजिए, पॉइंट याद कर लीजिए, ठीक है। और याद कर लीजिएगा ये वयस्क मताधिकार, और जो हम लास्ट में ये लिखवा दिए, इसके अलावा ये याद कर लीजिए, पॉइंट को याद कर लीजिए और परिचय याद कर लीजिए, निष्कर्ष थोड़ा सा समझ लीजिए और इतना ही याद करके जाइए। एग्जाम में याद करके नहीं लिखाएंगे, समझ के ही लिखिएगा जो हम बताएं, तब आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को याद करने के भी ट्रिक बता दी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।